चंदर कई बजे खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामलों में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तहान में जब चंदर कुछ दुबला पतला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने कि पियो इसे। जब चंदन ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उसने ज़्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खालिश दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनुहार, इन सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा, और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे, और वे तकल्लुफ़ी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो तो? और क्या, खालिश चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ही ऐसी चाय पीनी पड़ती है। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास फेलो है गेसु काज़मी, सबसे तेज लड़की है। अभी उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। ज़रूर ज़रूर, मुँह विचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती कि किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए, और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या? वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फाके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है। चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुढ़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको? हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे, तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुँह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाह नीची कर ली और सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास क्यों हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो, बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊँ टाइप करने वाला।
चंदन ने खिसिया कर बड़े जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो, यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पे पहुँचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो, यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर चंदर फिर चला। फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंदन ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजलान, लेकिन सामने की कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके एक खंभे की कार्निस टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक की एक ओर एक छोटा सा लकड़ी का नाम पटल लगा था, जो भी कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमीठे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था A.F. डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था, मिस्टर P. डिक्रूज, यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हारने दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हारने दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीरते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बेबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुँचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बाँस फाड़ कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की ज़मीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी ना आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह दाएं बाएं से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब हरे रंग के। यह सचमुच रोजलान था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे के जड़ों के कटघरे। बेगमबेलिया भी फूल रही थी और चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छाह थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टेसियम या स्वीट पी या फ्लास्क कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगमबेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे।
उसके बाद उन्हीं की काट छाट पर बाग चल रहा था। बागवानी में जैसे कोई नवीनता और मौसम का उल्लास ही ना था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के घास के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपनी रंगों की बोली में आदमी से ज़िंदगी का जाने कौन सा राज जानना चाहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सजे कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधों की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुँह किए हुए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है और वो अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने क्यों कौन सा रहस्य मिल गया है इसे। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियाँ और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली, जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम याद ज्ञात यमुना की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटे साथ हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक फूलों के चाँद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगमबेलिया की कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदन ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हियर यू आर, आई हैव कॉट रेड हैंडेड यू टुडे। यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए थे, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदन ने दूसरे हाथ में फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे और मैं कहता था कौन ले जाता है। हो हाफते जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें, रोज चुपके से ले चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदन ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा शुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते हुए उठ बैठा और बड़े ही रोनी आवाज़ में बोला, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदन ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस्टर क्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम्हें मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो, मुझे मार डाला। पॉपी, टॉमी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। क्या है बर्टी?
क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। वेडिंग गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जनाब, जबान संभाल कर बात करो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। ये बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो। बल्टी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ, देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बल्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है, तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, उसने और भी घबरा कर कहा। माफ़ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंदन ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी। उसके हाथ की उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सद्य स्नाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान, तुम्हें ले जाए बल्टी। तुम्हारे पीछे मैं बेड गाउन में भाग आई और बेड देखने गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 30 वर्ष की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की, पतली, भूरी और तुर्स थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी वृद्ध पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितनी तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा भागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है, देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने रख दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झाँक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपनी गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पैंट जिसके 2 गेंडिस कमर, छाती और कंधे चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक थी, झलक मात्र थी, और गले तक एक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पैंट। वह आई, निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों
पर ना केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत है और चाहे कुछ ना हो कम से कम वह एक अच्छी तरह जानता था कि नारी जात से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़ कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस्टर क्रूज आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूँ? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियाँ रख दी। लाइए लोशन मल दूँ मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी अंगुलियाँ गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट, आंखों में एक हल्की सी लाज और बच्चों में एक हल्का सा कंपन दौड़ आया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी ना कर सकी। और फिर 6 वर्ष से 60 वर्ष तक कि कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश ना हो जाए। अच्छा लाइए, वही स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच से उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं। पम्मी ने उन्हीं कागज़ों पर नज़र गड़ाते हुए कहा, मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और मिस, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और इस बीच के कागज़ को वह फिर तह करते हुए बोली, मिस्टर कपूर आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छी, तब तो हम लोगों में मिल जाएगी। मैं शादी से इतनी नफरत करती हूँ कि शादी अपनों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस की में प्रांत के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उससे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए भी उसे लेकर सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बार डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा ली। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बल्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी ना बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बल्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ा, लेकिन बल्टी ने तलाक नहीं दिया। उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बल्टी की बहुत सेवा की। बल्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बल्टी को यकीन नहीं होता था कि वह सार्जेंट को प्यार करती। वह कहता है, या दूसरों को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बल्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा करता था जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद उस बच्ची को सांप ने काट लिया था, वह मर गई और तब से बल्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता था। खैर, जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर की स्टडी रूम में चलिए, चंदर ने बोला और पम्मी ने के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नज़र आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा।
ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर, यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुँचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोने में 4 मेज़ें लगी हुई थी जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीर स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस्टर क्रूज, नहीं आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है। मम्मी बोली, आपने ट्रिनाली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी, वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज़ नहीं थे, मराठा थे, और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को ही मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं ना, वे हमारे ख़ानदान के अटॉर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज़ लगा कर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसका कर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर ने कंधे पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा, अब बिना चाय की। मम्मी एक अल्हड़ बच्चे की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज़ उठाए और कलम निकाल कर उनकी गलतियाँ सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है, आपकी इजाज़त हो तो मैं पी लूँ? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन से समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक़ नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना, किताबों का मुझे शौक़ नहीं, बिल्कुल, पम्मी बोली। और मैं तो अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही। मैं और बल्टी, सिर्फ बल्टी से बात करने का मौका मिला। बल्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा। कहीं कोई तकल्लुफ़ में गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफ़ी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। वह आप ही हैं आज। पहली बार मैंने देखा आपको, मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस ना हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो? कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस बनने की बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस्टर क्रूज, नहीं, आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत ना समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बल्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बल्टी के कंधे पर हाथ रखकर साउस से सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बल्टी बैठ गया।
और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमज़ोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था और पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी तुम नाराज़ हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं। पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई थी और कपूर भी भूल गए थे। अच्छा धन्यवाद। पम्मी अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रख कर पढ़ रहा था और बोला, मैं कितना भागा हूँ, कितना भागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट से अपनी आंखें ढक ली और कहीं आंखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा तबीयत ठीक है, अब मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा कहाँ चली? तो बोली सार्जेंट के साथ झलक क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था? पम्मी का पूरा स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आँख का इशारा करते हुए कहा, हाँ हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के ये गुलाब सार्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खुल उठा। उसकी पीली पीली आँखें और धंस गईं और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा ये गुलाब सार्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के उसे भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज़ में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है? अगर मुझे एक बार मिल जाए तो उसका खून पी लूँ। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चल गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू कर दिया था और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसकी लापरवाही से उसने अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको